हेलो एवरीवन, माय नेम इज उपाध्याय। वेलकम टू मोबाइल क्लासेस। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है इवोल्यूशन और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसका दूसरा नाम है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे सिचुएशन पे अप्लाई होता है जहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ये टॉपिक समझने से पहले कुछ वर्ड्स टर्म्स हम समझते हैं। पहला टर्म है जीन पूल। ये जीन पूल है क्या? पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन टर्म पे। पॉपुलेशन पॉपुलेशन अगर मैं तुमसे पूछूं कि पॉपुलेशन तुम किसे कहोगे तो तुम्हारे आंसर क्या होगा? सोचो बताओ। किसी भी सिमिलर टाइप की स्पीसीज के कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी रहते हैं उनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जहाँ पे तुम हो वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन भी है, कैट की पॉपुलेशन भी होगी, डॉग की पॉपुलेशन भी होगी। जंगल में चले जाओ फॉरेस्ट में तो वहां पे एलिफेंट की पॉपुलेशन होगी। फिर उसके बाद तुम्हारा ह्यूमन पॉपुलेशन जानते हो ना, एक फेमस क्या मतलब सबको पता होता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अभी कितना है 143 करोड़ से इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, हम जब ये कैलकुलेट करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि 143 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, तो हम कुत्ते को तो लेते नहीं है, एलिफेंट को तो लेते नहीं है, गाय को तो लेते नहीं, तो हम किसे लेते हैं? हम लेते हैं ह्यूमंस को। तो अच्छे से अगर तुम कहना चाहो तो 143 करोड़ ह्यूमन की पॉपुलेशन है। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ से हमारा पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम मेन बात करते हैं अपने जीन पूल पे कि ये एक टर्म क्या है जीन पूल। देखो जैसे क्या है ना, जीन पूल समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे मान लो ये पूरा एक कोई एरिया है। ठीक है, एरिया का मतलब स्टेट मत ले लेना, बहुत बड़ी एरिया नहीं, कोई एक मतलब नॉर्मल एरिया ले लो। ठीक है, जहां पे अलग अलग एनिमल्स रहते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कौन 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 से एनिमल्स तुम ले सकते हो? ऐसे एनिमल्स जो मतलब आपस में मेटिंग कर सके। मेटिंग का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेटिंग का मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है, और तुम्हें पता है रिप्रोडक्शन किसमें होता है? सिमिलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स ही आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब मान लो यहाँ पे जैसे कोई कैरेक्टर है, कोई भी एक जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में तुमने पढ़ा होगा कि ट्रेड क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वहीं से हम पहले इसको देखते हैं। जैसे मान लो कि ये एक कैरेक्टर है, ए जीन है, उसके दो एलील्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। ऐसे ही मान लो बी जीन है, स्मॉल बी, सी जीन है, स्मॉल सी, डी जीन है, स्मॉल डी, ई एफ जो भी ले लो, एम ले लो, एन ले लो, ठीक है, एस ले लो, यू ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो ये मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया में इतने सारे जीन्स हैं। ठीक है, ये तुम्हारी पूरी क्या है? जीन्स है। ठीक है, अब ये जो है इन सबको अगर तुम सम करोगे, इनकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे, इनका फ्रीक्वेंसी का सम निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? सम ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी विल बी 1। 1 क्यों आएगा इसको हम देखते हैं। देखो पहले हम बात कर रहे हैं जीन पूल पे, तो ये यहाँ पे जितने भी तुम्हारे जीन्स हैं वो होंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे वो उसमें कुछ कंडीशन है, उसमें कोई भी बाहर से नहीं आएगा, कोई भी उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर वाले से कोई भी मेटिंग नहीं करेगा, कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जो भी करना है इस पर्टिकुलर एरिया में ही होना है, इस पर्टिकुलर एरिया के ऑर्गेनिज्म ही उसमें रहने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। ये अगर तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो तो बस ये समझो कि ये जितना है ना ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फैक्टर से हो, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला। उसके बाद तुम्हारा ये हो गया कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग या 2-4 ऑर्गेनिज्म ही बस रहे, एक बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें रैंडम मेटिंग हो। अब ऐसा नहीं है कि ए वाला बी से ये मेटिंग करे और बी वाला ए से, ऐसा कुछ नहीं है। ए वाले को एकदम छूट होनी चाहिए कि ये सी वाले से भी मेटिंग कर सकता है, डी वाले से भी मेटिंग कर सकता है, एन वाले से भी, किसी से भी, इसमें कोई किसी से भी मेटिंग कर सकता है।
तो ये है तुम्हारा रैंडम मेकिंग, ठीक है। अब जीन पूल तुम्हें समझ गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी जीन्स होते हैं उसको हम कहते हैं जीन पूल, ठीक है। अब जैसे मान लो स्विमिंग पूल होता है, तो उसमें क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है ना, उसमें क्या आता है, सिर्फ पानी ही है। ऐसे ही समझ लो किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे में कितना है 2n। अगर तुम सिंपली जीन पूल को समझना चाहो तो ये बॉडी मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया है, तो इसमें कितने जीन्स होंगे, 2n इक्वल टू 46। तो अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन का, समझने के लिए बता रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन का, उसके पूरे बॉडी में तुम देखो तो जीन पूल में उसमें कितने जीन्स होंगे, 46, है ना, क्रोमोजोम्स। अब क्रोमोजोम्स तो इतने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अब हर एक क्रोमोजोम पे जीन्स तुम्हारे कितने थे, 25,000, 20 से 25, 25 से 30,000 तक थे ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का देखने जाओ, जैसे मान लो किसी भी एक इंसान का देखो, तो उसमें कितने जीन्स हो जाएंगे, 25 से 30,000। तो उस पर्टिकुलर इंसान का कितना जीन पूल हुआ, 25 से 30,000। तो ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो उनका पूरा टोटल जीन देखोगे। ह्यूमंस का तो 25 से 30,000 है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने देखा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, याद है? नहीं याद है तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सर्च करो, मेरे नाम से आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे जितने भी जीन्स हैं, ऑल जीन्स, उनको हम बोलेंगे जीन पूल। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया तो आगे देखते हैं कि ये हमें कहता क्या है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहता क्या है। देखो, सम ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी विल बी 1। जितने भी तुम्हारे वहां पे एलिल्स थे, जैसे ये जीन है ना, इस पूरे को बोलोगे तुम जीन, एक को बोलोगे तो अलील। रेड रेड ये तुम जेनेटिक्स में बहुत क्रॉस कराए होगे, पूरे को बोलोगे जीन, किसी एक को बोलोगे अलील्स, ठीक है। अब वो अलील्स डिपेंड कर सकता है कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव, ठीक। आओ देखते हैं आगे फिर। इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे मान लो कोई भी है, उसका पी और क्यू जीन्स है, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए, यहाँ पे कितना दे रखा है, सम ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी विल बी 1, ठीक है। अगर इसको तुम एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला तुम्हें फॉर्मूला आता होगा, तो ए की जगह पी रख दो, बी की जगह क्यू रख दो, तो तुम्हारा ये बन के आएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq आएगा ना। समझ रहे हो कहां से आ रहा है। तो इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है कि इतना इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये जो तुम्हारा है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। पी और पी इसमें और क्यू क्या है इसमें, तो पी और क्यू जो है वो डिफरेंट अलील्स हैं, किसमें, हर एक इंडिविजुअल में फ्रीक्वेंसी है किसकी, डिफरेंट अलील्स की, अलग अलग एलील्स की। जैसे मान लो पी कोई अलील है, क्यू कोई अलील है, तो हर एक इंडिविजुअल में इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज याद कर सकते हो, कितना परसेंट कौन क्या है, ठीक है। फैक्टर्स पे अब देखो, इस चीज को अभी हमने बात किया कि जीन पूल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो जीन पूल है जितना भी ए है, बीबी है, सीसी है, एसएस है, टीटी है, यूयू है, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब आते हैं फैक्टर्स, इनको डिस्टर्ब कौन कर सकता है, ठीक है। आखिर में इनको डिस्टर्ब कोई तो कर सकता होगा, तो इनको डिस्टर्बेंस वाले को देखते हैं। पहला है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, अब ये क्या है, देखो जैसे ये कोई मान लो इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। वे तुम डिसाइड करो कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये तुम्हें डिसाइड करना है। अरे डिसाइड कर लेना यार कोई भी, चलो ठीक, मैं लिख रहा हूँ एनिमल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बटरफ्लाई तुम्हारी बटरफ्लाई, देख लेना यार कैसे बनता है, ठीक है। मान लो कि ये पर्टिकुलर एरिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये तुम हो। अब मान लो यहाँ पे कोई एक नया ऑर्गेनिज्म आया, या ये वाला उठ के बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, अरे इसके पास कुछ तो जीन होगा,
जैसे मान लो यहाँ पे कोई तो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई तो एक ऑर्गेनिज्म है, अरे कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो यार, राक्षस है, ठीक है। तो मान लो इसके पास अपना खुद का कोई जीन होगा, तो ये सारे जीन्स, इसके बॉडी के सारे जीन्स कहाँ पे आ गए, इस पर्टिकुलर एरिया में आ गए, एक जीन पूल में आ गए। तो इस जीन पूल का जो जीन एक्चुअल जीन था, जैसे पहले मान लो 2500 जीन्स थे, 2500 जीन, इसके पास था 25 जीन, ठीक है। तो ये अब नया वाला जो जीन का वो होगा अमाउंट, वो कितना हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो कितना हो जाएगा 2500, 25 जीन हो जाएंगे। इसके पास मान लो 100 जीन्स थे, अब ये बाहर चला गया, तो इसके बाहर जाने के बाद कितना यहाँ पे बच जाएगा, 2400 जीन्स बच जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है ना, एक्चुअल तुम्हारा था 2500 जीन, यहाँ पे 2500, लेकिन ये अगर आ रहा है इसमें तो 2525 हो जा रहा है, और ये जा रहा है तो 2400 जीन्स रह जाएगा। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में जैसे मान लो क्या हुआ, कोई भी बाई चांस इवेंट, ये कोई तुम्हारा फिक्स नहीं होता, ये चांस इवेंट पे डिपेंड करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। चांस इवेंट पे कैसे डिपेंड करता है, चांस इवेंट मतलब मान लो कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में ये रह रहे हैं, वो एरिया लैंडस्लाइड हो गया, माउंटेन पे रह रहे हैं स्लाइड पे, वो लैंडस्लाइड हो गया, टूट के खत्म हो गया, या फिर कोई प्लांट कटता है ना, फॉरेस्ट को काटते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई एक चींटियों की स्पीसीज थी जो सिर्फ छोटे से पार्ट में एरिया में थी, मान लो कोई भी एक एंट की स्पीसीज थी जो सिर्फ यहीं पे थी, कोई गाड़ी आया और इसको इतना खत्म कर दिया, ठीक है, अब ये सिर्फ इतनी सी बची है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये अब इतनी से बची है, मान लो ये जो पहले थी उसमें अलग अलग वेरिएशन आए थे, तो ये नए वाले वेरिएशन वाले खत्म हो गए सारे, ये एक दूसरे वेरिएशन की बची है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा एक चेंज आ सकता है। तीसरा है म्यूटेशन, यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई म्यूटेशन हो गया, ठीक है। म्यूटेशन मतलब अब जैसे मान लो ये ऐसे है, तो कुछ टाइम के बाद ये ऐसे बन गया, ठीक है। बाय चांस समझने के लिए म्यूटेशन में कुछ चेंज ही तो होता है, अगर वो नॉनसेंस म्यूटेशन नहीं है, उसके अलावा सारी म्यूटेशंस में कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये पहले ऐसे था, अब ऐसे बन गया, इसके जरूर, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, तुम बोलोगे कि ऑर्गेनिज्म तो वही रहा, हमने क्या पढ़ा था, म्यूटेशन क्या होता है, जो कि जीनोटाइप में चेंज कर दे। जीनोटाइप और फिनोटाइप पता है ना, जीनोटाइप में अगर चेंज कोई करता है, जीन का जो लिखने का तरीका होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, उसे जीनोटाइप कहते हैं, और उस जीनोटाइप जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और उससे जो आउटर अपीयरेंस आता है ऑर्गेनिज्म का, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो यहाँ पे जीनोटाइप में जरूर कुछ चेंज हुआ होगा, इसका मतलब उसके जीन्स में कुछ चेंज होगा, जीन्स में चेंज हुआ, जीन पूल में चेंज हुआ तब, और जीन पूल में चेंज हुआ तो फैक्टर बन गया वो, जो हार्डी विनबर को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। चौथा आता है अपना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तुम्हें कौन सा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन रिप्रोडक्शन याद करना पड़ेगा, और सेल डिवीजन, इन तीनों चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट लगाओ। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे आता है, जब तुम्हारा मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, वहां पे आओ मेंडल के थर्ड लॉ पे, मेंडल के थर्ड लॉ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस पे, उसमें आया था ना एक एक्सेप्शन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन था ना, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तो वही तो है ये रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब न्यू कैरेक्टर्स का, जब यहाँ पे मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, कमेंट तुम्हें करना है कि ये किस फेज में होता है, प्रोफेज में होता है, मेटा में होता है, हाँ एनामे फेज होता है, या टीलो फेज में होता है। चलो तुम्हारे लिए मैं एक वो कर दे रहा हूँ, इसमें प्रोफेज में तुम्हें बताना है, लैक्टोटीन में होता है, जाइगोटीन में होता है, पेकाइटिन में होता है, डिप्लोटीन में होता है, या डाइकाइनेसिस में होता है। ये क्रॉसिंग ओवर किसी में देखने मिलता है इन पांचों में से, ये अब ये मत बोल देना एनाफेज में देखने मिलता है, ये पांचों प्रोफेज के सब टाइप्स हैं। अब तुम्हें बताना है क्रॉसिंग ओवर इसमें से किस में होता है, ठीक है। उससे पहले देखो रिकॉम्बिनेशन, जब यहाँ पे तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होता है, मियोसिस कब होता है, जब ह्यूमंस में गैमेट्स बनते हैं तो तुम्हारा मियोसिस होता है। मियोसिस में एक कॉन्सेप्ट आता है क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्या होता है न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं, न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं, ठीक है। तो वहां से न्यू कैरेक्टर आएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो जीन पूल है किसी भी तरह से
चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब न्यू कैरेक्टर बन रहा है क्रॉसिंग ओवर से, तो तुम्हारा न्यू कैरेक्टर बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो भी तुम्हारा किसको अफेक्ट करेगा, हार्डी विनबर्ग को। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता क्या है, उसके बाद कौन से फैक्टर है जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है नेचुरल सिलेक्शन। ये एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं अभी, ठीक है। देखो अभी जो हमारा फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसमें कहीं हमारा 5th फैक्टर्स है, ठीक है, 5वां फैक्टर है हमारा। तो देखो अब ये नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, जब हम इवोल्यूशन का पहला दूसरा लेक्चर देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग, डिसेंट, फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि ये होता क्या है, ठीक है। इसमें ये एक ऐसा कैरेक्टर है ना, जैसे मान लो कि शक्तिमान है, शक्तिमान के बारे में पता होगा, उसे उड़ने का, जैसे उसे उड़ना आता था ना, ऐसे गोल गोल घूम के उड़ जाता था। तो जैसे मान लो अगर सपोज करो, अगर अर्थ पे कोई ऐसी इन्वायरमेंट बना, ऐसा कंडीशन आया कि जो उड़ सकता है सिर्फ वही बचे, सपोज करो, अब ये समझने के लिए बता रहा हूँ, पृथ्वी पे ऐसी कंडीशन आई कि जो उड़ सकता है सिर्फ वही बचेगा, तो तुम्हारा शक्तिमान बच जाएगा। इसका सिचुएशन अपोजिट करते हैं, अब ऐसी सिचुएशन आई कि जो उड़ेगा वो नहीं बचेगा, तो शक्तिमान तुम्हारा नहीं बचेगा, हम सब बच जाएंगे, ठीक है। तो अब नेचर जिसको सेलेक्ट करे, नेचर जिस भी कैरेक्टर को सेलेक्ट करे उसे हम बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। ये याद रखना, ये एक स्पीसीज के लिए कॉन्सेप्ट लागू होता है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो कैसे हम करें इसको, समझे। देखो जैसे मान लो नेचर में तुमने वो देखा था ना इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, वो मौत वाला व्हाइट और ब्लैक मौत वाला था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट वाले, जैसे क्या था, इंडस्ट्री जब नहीं लगी थी तो क्या था, पॉल्यूशन कम था, पॉल्यूशन कम था, बार्क तुम्हारे कैसे थे, लाइट थे, ठीक है। और जब इंडस्ट्रीज लग गई तो पॉल्यूशन कैसा हुआ, इंक्रीज हो गया। बार्क, बार्क का मतलब पेड़ का जो आउटर कवरिंग होता है ना, उसे बार्क बोलते हैं। ये था तुम्हारा डार्क हो गया, ठीक है। इसमें कौन से बचे, ब्लैक मॉथ बचे, ये हिल क्यों रहा है ना, और इस वाले में कौन बचे, व्हाइट मॉथ बचे। तो व्हाइट मॉथ बचे तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि ब्लैक वाले कंप्लीटली खत्म हो गए, ब्लैक वाले थे लेकिन कम नंबर में थे, व्हाइट वाले थे बट ज्यादा थे, ठीक है। सेम जब इंडस्ट्री लग चुकी थी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ऐसा थोड़ी था कि व्हाइट वाले पूरे खत्म हो गए, क्योंकि डार्क बार्क जो तुम्हारा वो डार्क हो गया था, जो पेड़ का आउटर कवरिंग था वो काला पड़ गया था। तो उस पर सफेद अगर चीज, किसी भी काली चीज पे सफेद चीज रखो तो वो पहचान में आएगी ना, और किसी भी काले चीज पे काला चीज रखो तो वो थोड़ी मुश्किल में दिखेगी, ठीक है, दिख जाएगी। देखो बार्क जब डार्क हुआ तो ऐसा थोड़ी था कि ये व्हाइट वाला तुम्हारा पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया था, ऐसा नहीं था, कुछ अमाउंट में थे, बट ये ब्लैक वाले ज्यादा हुए। तो वही है कि इस टाइम पे नेचर जो था वो व्हाइट वाले को वो कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। सिचुएशन बदली तो ब्लैक वाले को प्रमोट करने लगा नेचर, इसको सिलेक्ट करने लगा। क्यों, क्योंकि इसके पास वो मतलब कैपेसिटी आ गई, पेड़ का जो आउटर लेयर था वो ब्लैक हो गया, ठीक है। ऐसे ही तो नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके पास बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल जीन्स होते हैं, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कैरेक्टर्स होते हैं, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल उसके पास अदर फीचर्स होते हैं, उसको नेचर सिलेक्ट करती है, ठीक है। ह्यूमंस अभी क्यों पूरी दुनिया पे एक तरह से देखो तो राजी कर रहे हैं, हर जगह ह्यूमंस मिलेंगे तुम्हें, क्यों, क्योंकि उसके पास दिमाग है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो ह्यूमंस की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, ठीक है। तो एक तरह से देखो तो हम अपने दिमाग को यूज करके ये मार्कर बना लिया, ये बना लिया बोर्ड, ऐसा हाथी तो कर नहीं पाएगा, शेर तो कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो नेचर हमें अभी फिलहाल में फेवर कर रही है, ठीक है, ह्यूमंस को पता नहीं फेवर कर रही है क्या कर रही है, लेकिन अगर हम जीवित है, ह्यूमन स्पीसीज होमोसेपियंस अगर अभी इस पृथ्वी पे हैं, तो नेचर कहीं ना कहीं हमें फेवर कर रही है। डायनासोर्स क्यों खत्म हो गए, उसकी बहुत सारी कहानियां हैं। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स थे वो अगर उगने लगे तो ये भी एक कहानी है, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं समझो नेचर जिसे जिंदा रखना चाहे उसको हम बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, कैरेक्टर्स एंड उनके पास जो भी जीन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब एक चीज आता है कि मान लो ये 5 थे तब तो कुछ हो रहा था, अब ये अगर इन 5 में से कोई इफेक्ट काम ही ना करे तब क्या होगा। जैसे समझो तुम चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कोई एक तुम्हारा पूरा एरिया फिल्म बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक एरिया है, इसमें
1000 नहीं 10,000 ले लो, 10,000 अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, 10,000 अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब इसमें से पांचों में से कोई भी इफेक्ट काम न करे, जीन पूल भी एकदम मस्त चले, हार्डी-मेंबर इक्विलिब्रियम भी फॉलो हो, तो क्या ऐसे रहने से इवोल्यूशन होगा? तो पांचों में से कुछ नहीं हो रहा है, म्यूटेशन भी नहीं हो रहा है, म्यूटेशन नहीं हो रहा है, नेचर सिलेक्शन रुक चुका है, क्योंकि म्यूटेशन होगा और बाकी के कैरेक्टर्स होंगे, डिस्टर्बेंस होगा, तभी तो एक नया कैरेक्टर आएगा, नया कैरेक्टर आएगा तो इवोल्यूशन होगा। अब क्योंकि वो पांचों जो अभी हमने पढ़े 5 फैक्टर्स, उनमें से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन रुक जाएगा, इवोल्यूशन स्टॉप, ठीक है, इवोल्यूशन इसके आगे रुक जाएगा। इवोल्यूशन का मतलब क्या है भाई? इवोल्यूशन का यही तो मतलब है कि पहले से अगर कोई नया कैरेक्टर आ रहा है, नया फीचर आ रहा है, उसे हम प्रमोट करें, वही इवोल्यूशन है। एक नया कैरेक्टर बन रहा है पहले से बेटर, तो उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन। एनिमल किंगडम पढ़े हो ना, पोरिफेरा, सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथस, एस्केलेमिंथस, एनालिड, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में हम आते हैं लास्ट में। कॉर्डेट्स में देखो, वर्टिब्रेट्स में क्या आता है तुम्हारा, कॉर्डेट्स में अगर तुम देखो तो आता है तुम्हारा एप्स, फिशेस, फिशेस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड फिश के बाद आता है मैमल्स। मैमल्स हम होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे उस कैरेक्टर्स मतलब बढ़ते जाते हैं, नए नए फीचर्स जुड़ते जाते हैं, ठीक है। ये पानी में रहती है, ये दोनों जगह रहते हैं, ये तुम्हारे जमीन पे रहते हैं और बाहर रहते हैं, ये हम प्योरली जमीन पे रहते हैं, ठीक है। ऐसे तो जहाज में हम भी हर जगह रहे हैं, बट ऐसे बिना किसी हेल्प के हम जमीन पे ही रहते हैं, ठीक। तो इवोल्यूशन रुक जाएगा, नया कैरेक्टर नहीं आएगा, इवोल्यूशन रुक जाएगा। तो अब इसको, अब ये जो 10,000 लोग हैं इनका क्या होगा? तो इनके 3 भविष्य हैं, ये 3 लाइन में जा सकते हैं। पहला लाइन, ये किसी एक डायरेक्शनल चेंज में जा सकते हैं, डायरेक्शनल। दूसरा डिसरप्टिव, डिसरप्टिव। और तीसरा स्टेबल, ठीक है, स्टेबल। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, हम एक एक करके देखते हैं। देखो, एक एक करके हम तीनों को देखते हैं। पहला स्टेबल देखते हैं, इन सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, देखो देखते हो, ऐसे मान लो ये नंबर ऑफ स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज, इन सबको तुम छोड़ो। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो इन सब में कोई भी एक कैरेक्टर है, यहाँ पे अलग अलग इन्वायरमेंट है, कैरेक्टर है, ये जो है ये तुम्हारा कॉमन कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब इतने नंबर ऑफ स्पीसीज जो 10,000 हमने दिखाया ना, तो ये कोई यहाँ पे ऐसा कैरेक्टर है जो इस कैरेक्टर, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए मैक्सिमम यहाँ पे नंबर ले लो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इस कैरेक्टर के लिए वहां पे जी रहे हैं, ठीक है। अब उनमें से जब कुछ नहीं होगा तो विद टाइम, आफ्टर टाइम, ये 3 डायरेक्शंस में जाएंगे। पहला होगा स्टेबल, दूसरा होगा तुम्हारा डायरेक्शनल, और तीसरा होगा डिसरप्टिव, डिसरप्टिव। यहाँ पे देखो तीनों हम देखते हैं, इन सब का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बनेगा तो इस बड़े को ऐसे बड़ा बना देते हैं। देखो पहला है स्टेबल, तो ये एक पर्टिकुलर पीक, तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पीक अटेन करेगा। स्टेबल है तो एक पर्टिकुलर पीक, मतलब एक मेन कैरेक्टर कह सकते हो, ये इसमें एक मेन कैरेक्टर होगा, ठीक है। ये डायरेक्शनल है, ये जो होगा वो एक तरफ शिफ्ट होगा। जैसे मान लो अगर ये तुम्हारा पीक था यहाँ पे, तो ये एक तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब किसी भी एक तरफ जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी आ सकता है। ये डिसरप्टिव हो सकता है कि नेचर इसको भी फेवर कर जाए, इसको भी फेवर कर जाए, ठीक है। या जो अभी हमारा पहले था जो 10,000 ऑर्गेनिज्म थे, उसमें से ये बीच वाला जो कैरेक्टर है, ये 3 कैरेक्टर अगर हम लेते हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, तो ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे बीच वाले कैरेक्टर को हाई मतलब ज्यादा फेवर किया गया, ये वाला कैरेक्टर ज्यादा जिंदा रहेगा, ठीक है। इसमें ये जो कैरेक्टर है या फिर ये, इनमें से एनी वन विथ टाइम, टाइम के साथ साथ
इनमें से कोई एक बचा, ठीक है, मतलब या तो इधर वो चला गया शिफ्ट होके या तो इधर, यहाँ पे दोनों टू बोथ, इसमें जो पहले जो हमारा था 10,000 ऑर्गेनिज्म उसमें से ये पर्टिकुलर कैरेक्टर वाले भी बच गए और ये पर्टिकुलर कैरेक्टर वाले भी बच गए, इनके हिसाब से सिचुएशन रही। और इन वाले हिसाब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म थे, इस कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म थे, इनके लिए एडवर्स कंडीशन आ गई, मतलब खराब हालत आ गई, ठीक है। जैसे कोविड था, ह्यूमंस के लिए एकदम मतलब एक एडवर्स कंडीशन थी ना, जिनको लंग्स की बीमारी थी, कोई अदर बीमारी थी, वो नहीं रहे, ठीक है। लाखों करोड़ों में लोग की डेथ हुई थी। तो समझ रहे हो बात को। वैसे ही यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है, अगर यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होता, म्यूटेशन होता, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज थी कि इस कैरेक्टर वाले का म्यूटेशन होता, इस कैरेक्टर वाले में म्यूटेशन होता और ये कुछ ऐसा कैरेक्टर बना लेता जो कि यहाँ पे सुटेबल कर जाता। तो क्या होता, ये पूरे पूरे जीवित रह जाते हैं। इसमें भी अगर म्यूटेशन होके एक नया कैरेक्टर बना लेता तो ये भी मतलब जिंदा रहता। तो तुम कैसे कहते, तुम्हारा ग्राफ कैसे जाता, सारे के सारे जीवित हैं, ठीक है। इसमें भी ये होता कि अगर ये तीनों कैरेक्टर्स कोई भी अगर अपने आप को म्यूटेट कर लेते, किसी भी रिकॉम्बिनेशन के थ्रू अपना नया कैरेक्टर लेते आते, जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू बन जाता या फिर किसी भी तरीके से अगर बन जाता, तो ये सारे के सारे ये मतलब शिफ्ट नहीं होता है किसी एक कैरेक्टर में, सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो यहाँ ये तुम्हारा यहाँ की पॉपुलेशन लार्ज नंबर ऑफ, जैसे मान लो यहाँ पे 10,000 हमने लिया था ना, 10,000, तो इसमें से मान लो 8,000 ऑर्गेनिज्म ये वाले कैरेक्टर को एक्वायर किए और यहाँ पे वो अच्छे से जी रहे हैं, ठीक है। इसमें मान लो कि 5,000 या कितने भी किसी एक पर्टिकुलर दूसरे कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं, ये तुम्हारा है मीन कैरेक्टर जो एक्चुअल कैरेक्टर था। तो विथ टाइम नेचर ने इनको सेलेक्ट किया और ग्राफ को आगे बढ़ा दिया। अब जिनके पास ये कैरेक्टर था, विथ टाइम वो वाले ऑर्गेनिज्म खत्म होते गए, और जिनके पास ये था, हाइट को ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल ना, इसको समझना है ना तो हाइट को लेके हम समझते हैं, हाइट को लेके समझोगे ना तो अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एग्जांपल जब तक हम रिलेट नहीं करेंगे ना तब तक हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। देखो स्टेबल का और देखो हाइट, इसको ले लो स्मॉल, ये मीडियम, ये टॉल, स्मॉल मीडियम टॉल, स्मॉल मीडियम टॉल। जैसे मान लो उन 10,000 लोगों में से पहला केस ये था कि मीन कैरेक्टर है कि ये मीडियम वाले ज्यादा उस पर्टिकुलर जो नेचर है वो मीडियम वाले को सेलेक्ट करे। वो जो तो हमने देखा था पहले, उसमें पहला कंडीशन ये हो सकता है कि उसमें मीडियम वाले लोगों को नेचर सेलेक्ट करे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मीडियम वाले से, ये तुम्हारा मीडियम वाले से हो सकता है कि स्मॉल वाले को कर ले या टॉल वाले को कर ले, ठीक है। तो उसका पर्टिकुलर ग्राफ अगर स्मॉल को करेगा तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, टॉल वाले को करेगा तो इधर की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। डिसरप्टिव में क्या होता है कि कोई दो कैरेक्टर्स, मतलब मीडियम वाले को, जैसे मान लो स्मॉल वाले को भी नेचर ने सिलेक्ट किया और टॉल वाले को भी, तो ये था तुम्हारा डायरेक्शनल वाले जो स्टेबलाइजिंग डायरेक्शनल और डिस्ट्रक्टिव चेंजेस थे, ठीक है। ये जो थे तुम्हारे वो नेचर के सिलेक्शन थे, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, ठीक है। ये तीन उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, समझ आया तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना। और ऑलमोस्ट 22 डेज मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई और 2 महीने हो गए मुझे इरेगुलर होते हुए, 2 मंथ्स हो गए मुझे रेगुलर होते हुए। बीच बीच में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की बट 22 डेज से तो मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। तो अब से आई विल ट्राई रेगुलर रहने की, सच्ची बता रहा हूँ। तुम्हारा 31 जन को, इससे पहले मैं तुम्हारा क्लास 12 कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।